ऑलराइट, तो कल मैंने आपको बेटा चार्ज से रिलेटेड मोल का क्या रिलेशन है वो समझाया था, याद है ना? बोलो, चार्ज से रिलेटेड मोल का क्या रिलेशन। तो आज मैं एक क्वेश्चन उसी पे फ्रेम करके देता हूं। मान लो एल्यूमिनियम 3+ है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि ये सॉलिड बन जाए? एल्यूमिनियम 3+ से कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3+ लिया तो न्यूट्रल बन जाएगा ये। तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में। मतलब बेसिकली ये मेटलर्जिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी से ऐसा करते हैं कि एल्यूमिनियम आयन से एल्यूमिनियम बनाना हो तो हर एक एल्यूमिनियम एटम को 3-3 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे? ये भी बैलेंस्ड है ना। देखो, लेफ्ट साइड में एल्यूमिनियम कितना? 1, राइट साइड में एल्यूमिनियम कितना? 1। लेफ्ट साइड में चार्ज कितना? 0, +3, -3 इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, रिलेटिव चार्ज -1 ही है, तो 0, एंड राइट साइड में भी चार्ज, इट इज बैलेंस्ड। इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन will accept 3 mole of electron and will produce 1 mole of aluminium metal. Got it? क्वेश्चन लिखिए। How many moles of electrons are required to form 2.7 gram of aluminium metal from aluminium ion? How many? कैसे रीड करना है? अच्छा, गॉट। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? रीड इसको कैसे करेंगे? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन will accept 3 mole of electron and will produce 1 mole of aluminium metal. करे बेटा? पारस हुआ? चलो फिर से बैलेंस केमिकल आ जाओ, सॉल्व करते हैं। कर लिया? आओ सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, फिर से ध्यान से देखो। एज पर बैलेंस्ड रिएक्शन हमेशा ये बात दिमाग में लेके आना है कि वो क्या बोल रहे हैं। पहले तो आप ये इनके इंफॉर्मेशन लिख लो। क्या लिखा हुआ है? आपको दिया हुआ है मास ऑफ एल्यूमिनियम, कितना दिया है? 2.7। क्या तुरंत इससे मोल निकाल लोगे क्या? क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाएगा। 2.7/27, यस और नो? यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? मोल तुरंत निकालो। तो आपको एक तरह से मोल एल्यूमिनियम का दिया है, आपसे पूछ कर रहा है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन मार्क। तो एज पर बैलेंस रिएक्शन 1 मोल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन requires 3 moles of electron, isn't it? तो इसलिए क्या करेंगे? 0.1 मोल अगर प्रोड्यूस करना हो, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन विल रिक्वायर 3 इंटू 0.1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया जी? 3 मोल। गॉट इट? क्या 0.3 मोल्स? सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा।
तो 0.3 मोल। अगला क्वेश्चन लिखिए। चेक करो पहले ये बैलेंस है क्या। रिएक्शन देखो ध्यान से, क्या ये बैलेंस है? एटम वाइज, चार्ज वाइज, दोनों तरीके से बैलेंस है। बता, बैलेंस है। 2H2 का मतलब क्या हुआ? 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर भी। 2O, यहाँ O2 है। चार्ज देख लेते हैं, इधर 0 चार्ज है, इधर 4 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव मिलके 0। ये रिएक्शन है एक बैलेंस्ड। ठीक है। क्वेश्चन ये है इसमें कि अगर मुझे, सुनो ध्यान से, पहले ध्यान से सुन लो उसके बाद सॉल्व करो। अगर मुझे 1.6 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना हो, अब मैं इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकता हूं। आई मीन आई कैन आस्क यू कि अगर 112 ml ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनटीपी, तो बताओ कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हुआ है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। लिखिए, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड by electrolysis of water at anode. Oxygen is produced by electrolysis of water at anode. Got it? Oxygen is produced by the, बोलो, electrolysis of water at anode as per the following reaction. कैसे होता है वो रिएक्शन पूरा लिख लो। as per the following reaction. Got it? लिखो, if during electrolysis of water 5.6 liter of oxygen is evolved at NTP, if during electrolysis of water 5.6 liter of oxygen is evolved at, बोलिए, NTP, then find the amount of, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं जी? चार्ज को। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलम। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। चलिए, चलो बेटा जल्दी करो इसको। पीछे पेज पलटने का मतलब घर पे रिवीजन नहीं हो रहा है।
चलो बेटा, क्या जाए, आइए देखते हैं कितने लोग के आंसर आ गए हाथ उठाओ। ठीक है ठीक है, गो एहेड, मैं 1 मिनट और देता हूँ। कुलम में बोला था ना, चलो करें, आइए देखते हैं। एक बात बताओ बेटा, आपको दिया क्या पहले वो लिखो, गिवन वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व एट एनटीपी कितना दिया है, 5.6 लीटर। इसको देखते ही क्या तुरंत मोल में बदल दिया क्या, 5.6 अपॉन 22.4 लीटर, लीटर कट के कितना आ गया 1/4। गॉट इट। पहले इतना कितने लोगों ने किया, पहले हाथ उठाओ, क्योंकि ये नहीं करोगे आपको दिखेगा ही नहीं। एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, पहले मोल निकाल लिया। अब बता बेटा, ऑक्सीजन के मोल और इलेक्ट्रॉन के मोल में रिलेशन दिख रहा है ना, एज पर बैलेंस्ड रिएक्शन 1 mole O2 is produced by 4 moles of electron. Yes or no? कितना मोल, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/4। यार एक लाइन में लिखते ही खत्म हो जाएगा बेटा, इसमें क्या है, रूटीन वर्क है बस। 4 into 1/4 moles of इलेक्ट्रॉन, और कितना आ गया 1 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे। 9, कितना सिंपल सा आंसर था, 96500 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। बोलो बेटा, समझ आया, आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है, गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन करें, लिखिए। देखो सुनो ध्यान से, बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन। देखो यूजुअली बेटा ना, सिर्फ कुछ एक ऐसे कार्बोनेट है जिनको गर्म करो तो टूटते नहीं है, बाकी सब टूट ही जाते हैं। तो कौन से नहीं टूटते हैं उसमें ये लिस्ट है। सोडियम कार्बोनेट को गर्म करो तो कुछ नहीं होता, से ले करके सीजियम कार्बोनेट तक को गर्म करोगे कुछ नहीं होगा। लेकिन वहीं लिथियम के कार्बोनेट को गर्म करोगे तो ये टूट करके ऑक्साइड एंड CO2 गैस देता है। कैल्शियम के कार्बोनेट को गर्म करोगे तो ये CaO प्लस CO2 देता है। ये कार्बोनेट का जनरल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कुछ ऐसे कार्बोनेट हैं, सिल्वर एंड मर्करी उसमें नाम आता है, Ag2CO3 NHgCO3। इनको गर्म करो तो पहले तो ये ऑक्साइड एंड CO2 देते हैं,
लेकिन अगर फर्दर गर्म कर दो तो ये फ्री सिल्वर देंगे। फर्दर अगर इसको हीट करो तो इनके ऑक्साइड भी स्टेबल नहीं होते हैं, ये आपको मेटल्स मिलने वाले। फ्री सिल्वर का मतलब किसी और से कंबाइन नहीं किया हुआ है, नेटिव स्टेट में। ओके, तो ऐसा होता है कार्बोनेट्स में, अलग अलग मेटल के कार्बोनेट अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इस बात को कहीं लिखोगे? लिखो, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ डिफरेंट मेटल, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। उसमें पहला पॉइंट लिख लो, सोडियम कार्बोनेट, potassium, rubidium and cesium carbonate do not decompose on heating. Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 and cesium carbonate do not decompose on heating. नहीं टूटते हैं गर्म करने पे। ऐसे करके लिख लेना, that is, ये कहानी लिख लो, Na2CO3 on heating nothing happens. हाँ बेटा, अरे लिथियम को छोड़ के पूरा ग्रुप उसी में है। एल्कली मेटल का ग्रुप भूल गए क्या तुम लोग? तो बस उनको लिखना तो है, बस कार्बोनेट लगाते जाना। हाँ, फ्रेंडशिप रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ उसके बारे में। वो हेडिंग था, लाइन नहीं था। नीचे नीचे उसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं। नहीं, माइनॉरिटी नहीं। गॉट इट? Whereas the carbonates of lithium, beryllium, magnesium, calcium, dot, dot, dot. Whereas the carbonate of lithium, beryllium, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल का पूरा ग्रुप यार। जिंक, कॉपर, आयरन, ये कोई भी कार्बोनेट ले लो दुनिया में, इसलिए मैंने डॉट 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 लिखा। ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये मैं स्टेटमेंट लिख रहे हो तो ये कहानी भी लिख लेना, दैट इज Li2CO3 ऑन हीटिंग फॉर्म्स दिस, ये ऐसे, जिंक जिंक ZnO प्लस CO2। थर्ड पार्ट में क्या लिखना है? द कार्बोनेट ऑफ सिल्वर, मर्क्यूरी, प्लैटिनम, गोल्ड, द कार्बोनेट्स ऑफ silver, mercury, platinum and gold on heating first decompose into metal oxide and carbon dioxide. देखना, सिल्वर है, मर्क्यूरी है, प्लैटिनम है, गोल्ड है। First decomposes into metal oxide and carbon dioxide, and later if they are strongly heated, pure metal is obtained and oxygen gas is released. Pure metal is obtained and oxygen gas is released. That is, ऐसे करके लिख लो कहानी, pure metal is obtained and oxygen gas is released. ठीक है, हो गई।
हाँ जी, हाफ O2 लिखा है, 1/2 ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन, आधा ऑक्सीजन मिल रहा है, 0.5 oxygen. Got it? Everyone, I hope now you will use these information in coming questions, right? अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन दूंगा और आपको इन वैल्यूज को यूज करना है. Got it? लिखिए क्वेश्चन. लिखो क्वेश्चन, लिखो तुम लोग. प्यारे बच्चों लिखिए 40 grams of limestone. You know what is limestone? CaCO3, calcium carbonate. 40 grams of limestone, ब्रैकेट में लिख लेना CaCO3, when heated will produce ml of CO2 at NTP. मतलब आपको ये fill in the blanks करना. 40 gram of limestone will produce on heating ... ml of CO2 at N, T and P. Do it.
कुछ समझाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, असर नहीं हुआ बिल्कुल भी। कर लिया? तो बताओ कितना लिया था मैंने? 40 ग्राम, मतलब कितना मोल हुआ बेटा? 40 ग्राम का मतलब 40/100। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? यानी 0.4 मोल लिया, तो ये कितना आएगा? 0.4 मोल, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.4 से 0.4 बनेगा। अब आपको मोल ऑफ CO2 पता चल गया 0.4, तो यही क्या होगा? वॉल्यूम एट NTP अपॉन 22.4, मल्टीप्लाई कर दो। NTP पे वॉल्यूम आ गया ना। अच्छा जी, कितना आ रहा है ये? 8.96 लीटर है, तो 8960 ml होगा। कितने लोग का आंसर सही हुआ? दो। गलत बात है ना ये? बिल्कुल गलत बात है बेटा। क्वेश्चन पहले करना है, उसके बाद इधर उधर करनी है। अगला लिखो। What volume of oxygen will be evolved what volume of, बोलो, oxygen will be evolved if 2.76 gram of silver carbonate, 2.76 gram of silver carbonate is heated strongly. क्वेश्चन क्या दिया था? What will be evolved if heated strongly at NTP बताना है, क्योंकि वॉल्यूम गैसेस का सब बताया हुआ था, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये सब बताया। बताया था। चलो भाई, जो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं ये वैल्यू दे दे रहा हूँ 108। सिल्वर का 108 होता है। ऑक्सीजन कार्बन का भी देना पड़ जाए तो चुल्लू भर पानी ले लो थोड़ा सा और पियो उसको बढ़िया से, पेट भरो से। जल्दी करो बेटा। हाँ, कितना आ रहा है? हाँ, बिल्सी 114 आ रहा है। ओके, विल चेक। आओ देखते हैं। कितने लोग कह रहे हैं सर कि अगर आप सिल्वर कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करोगे तो इससे फाइनली सिल्वर CO2 एंड हाफ O2 आएगा। देखो तो सही है क्या? क्या ये बैलेंस है? क्योंकि देखो पहले हीट करने पे वो क्या बनाता है? ऑक्साइड एंड CO2, और बाद में हीट करने पे क्या बनाता है? सिल्वर एंड O2। तो यानी पूरा अगर रिएक्शन लिखना हो तो सिल्वर, O2 एंड CO2 तीनों आएंगे, उनको बैलेंस कर लो। गॉट इट?
पहले कितने लोगों ने ये बैलेंस करके लिखा है रिएक्शन को? आप इसको और सिंप्लीफाइड कोफिशिएंट में करना चाहते हो तो यू कैन राइट एज 2Ag2CO3 on heating will produce 4 mole of silver, 2 mole of CO2 and 1 mole of O2. This is also the same thing, बस मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे रिएक्शन में, क्योंकि 0.5 O2 बड़ा वियर्ड सा लगता है देखने में। गॉट इट? अच्छा जी, अब एक बात बताइए, मैंने आपसे पूछा क्या है, व्हाट मास ऑफ दिस इज, सॉरी 2.76 दिया हुआ है इसका ना। अभी बताओ मोलर मास ऑफ Ag2CO3 निकाला कितना है? 276 है। देखो पूरा एकदम डेटा सेट करके दिया है तुम लोग को, कोई तकलीफ ना है। मोल निकाल लिया Ag2CO3 का, 2.76 मास अपॉन मोलर मास आ गया। अब बताओ इसके एक मोल से इसका कितना मोल आ रहा है? हाफ मोल। अरे 2 मोल से कितना आ रहा है? 1 मोल। तो 1 मोल से कितना आएगा? हाफ मोल। बोलो बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट किया जाए ना, 2 मोल से इसका 1 मोल, 1 से हाफ मोल आएगा, तो 0.01 से कितना आएगा? 0.0 by balanced reaction 2 mole Ag2CO3 will produce 1 mole O2। तो इसलिए 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा जी? 1/2 मोल्स ऑफ O2। ओके जी, इसलिए 0.01 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 1/2 ऑफ दिस 0.01 मोल्स ऑफ O2। अब 1/2 ऑफ 0.01 कितना आ रहा है? 005 आ गया क्या? बोलो, ये मोल आया, किसका मोल आया? O2 का। क्या बेटा अब इसको आप इक्वेट नहीं कर सकते हो वॉल्यूम एट NTP अपॉन 22.4, या इधर कर दे मल्टीप्लाई 22. कितना आएगा ये? 0.0 लीटर, और अगर ml में कन्वर्ट कर दो तो यही, वो तुम लोग जानो यार, तुम ही लोग जो बोल रहे हो। 112 आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, लास्ट यही आएगा, देख लो एक बारी। 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4 प्लेसेस पे डेसिमल। 11.2 ml विल बी राइट। समझ रहे हो ना ये क्वेश्चन कैसे करना है? तो ये बैलेंस रिएक्शन का यूज करके हमें इसको करना है। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करेंगे और उसको 2 मेथड बताऊंगा, दोनों से करना है हमें, ठीक है? लिखो, फॉर अ बैलेंस्ड हाइपोथेटिकल रिएक्शन, for a balanced hypothetical reaction, कौन सा बैलेंस्ड हाइपोथेटिकल रिएक्शन है? फॉर अ बैलेंस्ड हाइपोथेटिकल रिएक्शन कौन सा मैं आपको दिखा रहा हूँ? 2A plus 3B forming 4C plus a 5D। देखो, if 0.9 moles of B is taken, then find, पहला पार्ट इसका, number of moles of A required to
completely react with 0.9 moles of B. दूसरा पार्ट लिखो, number of moles of C will be produced, that will produce. Assuming that complete reaction is there. Number 3, number of moles of D will be produced. चलो बेटा जल्दी करो। चलो बेटा कर लिया सबने? आइए देखते हैं इसको। देखो एक नहीं दो मेथड से करेंगे, ठीक है? और इसके बाद फिर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम भी करेंगे। गॉट इट? बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने? 0.9 मोल ऑफ बी इज टेकन। इसका मोल कितना लिया है? 0.9। क्या डायरेक्ट कर दें इसको? देखो ये 3 गुना करोगे तो 9 बनता है, 3 टाइम्स ज्यादा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड, तो कितने लोग करें? इसका भी 3 टाइम्स करेंगे तो 6 आएगा, एंड डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो 0.6। तो आंसर कितना आएगा? 0.6। कितने लोग का सही हुआ? तो यूनिटरी मेथड से भी यही आया होगा सबका। मैं डायरेक्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखो अगला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी दैट विल बी प्रोड्यूस। तो देखो 3 से यहां जाने का मतलब कितना टाइम्स किया इसने? 0.3 टाइम्स ज्यादा किया। तो यहां से अगर हम आएंगे तो इसका 0.3 टाइम्स ज्यादा, तो यानी 4 इंटू 0.3 कितना आ गया? कितने लोग का ये सही हुआ? सी का मोल इतना आएगा। गॉट इट? अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ डी दैट इज प्रोड्यूस्ड। अब देखो इसने 0.3 टाइम्स ज्यादा किया तो इसका 0.3, 5 इंटू 0.3 कितना आ गया? आप यूनिटरी मेथड से लगाओगे तो एंड में आप यहीं पहुंचोगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 3 मोल 5 मोल दे रहा है, तो 1 मोल 5/3 देगा, तो 0.9 यही तो कर रहे हैं यार, 0.3 का ही फैक्टर है ना जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गॉट इट ना? सो दैट्स हाउ वी आर डूइंग बेसिकली। यूनिटरी मेथड है, नथिंग बिगर देन दैट। अब आ जाओ, इससे एक आसान तरीका बताता हूँ जल्दी खत्म करने का। इनफैक्ट जो अभी मैंने लिखा हुआ है ना, ये उसी को ध्यान में रख करके लगाए। क्या है?
देखो ध्यान से, मैंने यहां पे जो लिखा है बेटा ध्यान से सुनो सभी लोग, 2 मोल ऑफ A and 3 मोल ऑफ B, when they are combining they are producing 5 मोल ऑफ B। अब फिर से हम रिएक्शन को पढ़ते हैं, समझना ध्यान से। क्या मैं बोल सकता हूं कि 2 मोल A का 3 मोल B के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 4 मोल A का लिया तो 6 मोल के साथ रिएक्ट, 8 मोल ले लिया तो कितना टाइम्स लिया मैंने, 4 टाइम्स, तो इसका भी 4, क्योंकि रेशियो सेम रहना चाहिए। गॉट इट और नॉट? कितने लोग कह रहे सर 2x मोल ऑफ A will react with 3x mole of B and will produce 4x mole of C and 5x mole of B? Can we write according to balanced, ये लिखो ध्यान से, 2x moles of A will react with 3x moles of B and produces 4x moles of and 5x moles of D. Yes or no? 2x moles of A, 3x moles of B, 5x moles of, सभी को क्लियर है? ओके बेटा, अब एक बात बताओ ध्यान से समझ करके, ठीक है? नंबर ऑफ मोल ऑफ A इज 2x, ये सुनो, यहां से अगर मैं देखूं तो क्या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Na/2। नंबर ऑफ मोल ऑफ B कितना है, यहां से अगर मैं x निकालूं तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन 3। नंबर ऑफ मोल ऑफ C कितना है बेटा, 4x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, C का मोल बाई 4। नंबर ऑफ मोल ऑफ D कितना है, 5x, क्या x की वैल्यू यहां से नंबर ऑफ मोल ऑफ D अपॉन 5। क्या सभी x बराबर है तो क्या ये भी बराबर होंगे, क्या ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज, ध्यान से समझो, मोल ऑफ A डिवाइडेड बाई उसका स्टोइकियोमेट्री 2, मोल ऑफ B अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्री 3, मोल ऑफ C अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्री कितना, 4, मोल ऑफ D अपॉन उसका स्टोइक, ये आपस में बराबर होंगे। मोल ऑफ A कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाई 2 will be equal to mole of B consumed divided by 3 is equal to mole of C consumed upon 4 is equal to mole of D consumed upon 5, sorry produced upon 5। सबको समझ आ गया ये बात? देखो एक लाइन में आंसर निकलेगा, 0.9 मोल ऑफ B is given to you, given NB is equal to 0.9। अब क्या ये उठा के यहां रख दोगे, बोलो ना, तो बताओ कितना आ गया, Na/2 इज इक्वल टू 0.9/3 इज इक्वल टू Nc/4 इज इक्वल टू, खत्म यार, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। A निकालना हो तो ये पॉइंट कितना आ गया, 0.3 ना, 2 इंटू 0.3। C निकालना हो तो 4 इंटू 0.3, D निकालना हो तो 5 इंटू, खत्म कहानी। इट इज दैट इजी। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस दिखाने का तरीका है अलग अलग। पहले वो यूनिटरी मेथड इतना लंबा लंबा कहानी लिख के कर रहे थे, अब सीधा सीधा लिख के कर दे रहे हैं, बस यही फर्क। सबसे रिजल्ट तो एक ही आएगा ना, वो कहाँ बदलने वाला। अच्छा, कितने लोग ये कह रहे हैं कि सर एक बात बताओ, आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि आपको मोल ये दिया था, ध्यान से सुनो, बी का मोल दिया था 0.9,
तो इसके जगह पे 0.9 रख दो, तो यहाँ से x निकाल लो। x कितना आया? 0.3, और वो x यहाँ यूज कर लो, यहाँ यूज कर लो, यहाँ यूज कर लो, उससे भी आंसर सब एक ही बात है। x का वैल्यू पता चल गया तो आंसर निकल जाएगा। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन। अलग अलग तरीके से हम सेम ही प्रॉब्लम को कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। सबको ये बात समझ में आ गई? ओके जी। अब हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना? अब ध्यान से सुनना, रिमोट देने दे। लिमिटिंग रिएजेंट, ध्यान इधर रखने के लिए बोल रहा हूं तुम लोग। अब ऐसे समझो, अभी तक मैंने क्या दिया था कि जैसे मान लो आपको नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रिएक्शन होकर के अमोनिया अगर बन रहा है, तो मैंने अभी तक आपको क्या कराने की कोशिश करी कि इसका 1 मोल लिया तो इसका कितना लेना पड़ेगा, इसका अगर लिया तो इसका कितना लेना पड़ेगा, ये इतना बन रहा है, इनके कितने होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन था ना, एक देके बाकी सब निकलवा रहा है। नहीं, मान लो दोनों इकट्ठे दे दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने जो इनके मोल्स लिए या इनकी क्वांटिटी लिए वो इनके रेशियो के हिसाब से है या नहीं। अगर रेशियो के हिसाब से नहीं है तो कोई एक खत्म हो जाएगा पहले ही, जो पहले खत्म हो जाए उसी को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। एग्जांपल, नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन मान लो आपने नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर लेवल पे 2 ले लिए और हाइड्रोजन ले लिए 4, सॉरी 3, 2 N2 ले लिए लेकिन हाइड्रोजन ले लिए 3, तो अब क्या होगा? हमें मालूम है बैलेंस केमिकल से 1:3 का कॉम्बिनेशन है, मतलब 1 3 के साथ जुड़ेगा, तो ये तो रिएक्शन हो जाएगा जी। इसके बाद क्या बन रहा है? अमोनिया अमोनिया, लेकिन एक नाइट्रोजन अनरिएक्टेड बच गया, लेफ्ट अनरिएक्टेड। और ये जो सैंपल है जो अनरिएक्टेड बच गया है बेटा, इसी को बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है ये? कितना अमाउंट बच गया? 1 मॉलिक्यूल। ये तो बड़ा ही मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके आपको समझाने की कोशिश करिए। प्रैक्टिकली 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल ले पाना बड़ी 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 औखी चीज है, राइट? सो यू विल नॉट बी एबल टू गेट दोज थिंग्स, राइट? मॉलिक्यूलर लेवल पे ये बहुत टफ चीज है बोलना। कहाँ यूज हुआ? वो तो ऐसे ही पढ़ रहा है ना। किस चीज का कंजर्वेशन? ये कभी बताया अभी तक मैंने क्या होता है? कहाँ से आया ये क्वेश्चन? कब बताया मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन, अच्छा ठीक है। अब रुक जा, अब तेरे बात से ही आंसर करता हूँ। ये बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या इसमें होल्ड नहीं कर रहा है? कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के एटम 2, हाइड्रोजन के एटम 6 और नाइट्रोजन का यहाँ 2 और है, यानी नाइट्रोजन के टोटल एटम कितने हुए? 1 2 3 4, हाइड्रोजन के 6। हाइड्रोजन के यहाँ कितने? तो कहां से होल्ड नहीं कर रहे?
रिएक्शन होने के पहले कितना मास है और रिएक्शन होने के बाद कितना मास है वो सेम है। हाँ, अगर आप ऐसे बोलोगे कि मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तब वैलिड है जब सारे रिएक्टेंट कंज्यूम हो गए, कोई बचा रह गया तो वो तो पार्ट होगा ना। तो बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन मासेस। ओके बेटा, चलिए अच्छा, तो इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन था जी? हाइड्रोजन। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? जो जो बच जाता है वो लिमिट में सप्लाई नहीं हुआ ना, वो तो एक्सेस है। अरे दो वर्ड है, एक एक्सेस एक लिमिट। लिमिटिंग, एक्सेस का मतलब जो बच गया, लिमिटिंग का मतलब जो खत्म हो गया। खत्म कौन हुआ इसमें से? हाइड्रोजन खत्म हुआ, नाइट्रोजन तो एक बचा रह गया ना। रे अगस्त्या क्या हो रहा है? ठीक है सर, चलो। तो समझ आया, क्लियर हुआ? अच्छा, अब बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ भाई अमोनिया कितना बना। अभी तो मैं ऐसे पिक्चर बना बना के दिखा दे रहा हूं। अब मैं 500 मोल ले लूंगा नाइट्रोजन के, 5000 मोल ले लूंगा हाइड्रोजन के, तो ऐसे पिक्चर बनाओगे एक तीन से कंबाइन करके? नहीं, तब तो फिर हमें डायरेक्ट कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा है कि आप ये देखो कि अगर नाइट्रोजन खत्म होता तो अमोनिया कितना बनता? तो 2 नाइट्रोजन था। अगर ये खत्म होता तो अमोनिया कितना बनता? 4। एक से कितना बन रहा है? 2, तो 2 से कितना बनता? हाइड्रोजन अगर खत्म होता तो कितना बनता? 2। कम किससे बना? हाइड्रोजन से 2 ही मोल बना। तो जिससे भी कम वैल्यू आ रही हो प्रोडक्ट की, वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, क्योंकि जब तक वो खत्म हुआ तब तक सिर्फ कम ही वैल्यू आया। अब इसको ऐसे भी समझो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, जैसे ही इनमें से कोई भी एक खत्म हुआ रिएक्शन रुक जाएगा ना, प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। तो इसलिए एक्सेस रिएजेंट से आंसर प्रोडक्ट का ज्यादा आएगा और लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट का आंसर कम आएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट देखने से ना समझ में आ रहा हो कौन लिमिटिंग है, तो एज्यूम करो कि ये नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है, इससे प्रोडक्ट निकालो। फिर सेकंड, इससे प्रोडक्ट निकालो, दोनों को कंपेयर कर लो, किससे प्रोडक्ट कम बना, जिससे कम बना वही क्या होगा? लिमिट। दिस इज वन वे ऑफ फिगरिंग आउट विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। द अदर वे आपस में ही चेक कर लो कि भाई इसके 1 मोल के लिए इसकी कितनी जरूरत होती है? 3 मोल की, एंड वाइस वर्सा। इसके 3 मोल से इसकी, अच्छा इसका 3 मोल लिया है लेकिन इसका कितना लिया है? 2 मोल, तो इसके 3 से इसके 1 की जरूरत होती है। लिया 1 से ज्यादा है या कम? तो ये एक्सेस हो गया। उल्टा करके देखते हैं, इसके 1 से इसके कितनी जरूरत पड़ती है? 3। नाइट्रोजन कितना लिया है? 2, तो 2 से इसके कितनी जरूरत पड़ेगी? 6। लिया उससे ज्यादा है या कम? कम लिया, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गए? तो आपस में भी ऐसे चेक कर लेते कौन है। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेप लिमिटिंग रिएजेंट को पता करना है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले खत्म होता है, और जैसे ही वो खत्म हो गया वैसे ही रिएक्शन रुक जाएगा। जो जितना बनना है वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने वाला है। एक्सेस रिएजेंट तो खाली पीली बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। गॉट इट? चलें क्वेश्चन करें आप। लिखिए, पहले इसके बारे में कहानी लिख लीजिए थोड़ा सा। एक्सेस रिएजेंट लिखिए पहले, क्या होता है? द रिएजेंट which is left unreacted, the reagent which is left unreacted, the reagent which is left unreacted is termed as, क्या बोलेंगे उसको? एक्सेस रिएजेंट। गॉट इट? लिमिटिंग रिएजेंट किसे बोलेंगे? द रिएजेंट which is consumed completely,
द रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली और द रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट, सबसे पहले जो खत्म हो रहा है। The reagent which is consumed completely, got it? या reagent which is consumed first, वही क्या हुआ? एग्जाम्पल लिख लो, if in the formation of ammonia, लिख लो क्योंकि ये जरूरी है, if in the formation of ammonia reaction is started with, if the reaction is started with taking 2 moles of nitrogen and 3 mole of hydrogen. Reaction is started with 2 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen. तो कहानी क्या होगा? Which will be limiting reagent? Hydrogen will be consumed completely. Hence it will be limiting reagent. लिखते चलो, ये सब कहानी लिखते चलो. तेज ही तो बोला था यार तुम. अथर्व कहाँ खो जा रहे हो बेटा? If the reaction is started by taking 2 moles of nitrogen and 3 mole of hydrogen, then कौन limiting reagent है? Hydrogen is limiting reagent because it is consumed first. How many moles of product will form? 2 mole of ammonia will be formed. And it is decided by limiting reagent. देखो ना, excess से करते तो 6 बनता, इसके एक से 2 बन रहा है, सॉरी 4 बनता, 1 से 2 बन रहा है, तो 2 से कितना बनता? 4 मोल. बना कितना है? 2 ही मोल ना. ये कौन डिसाइड किया? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन था क्या? लिमिटिंग रिएजेंट. तो लिख लो, प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट. सबको समझ में आ गया? हाँ, सब कुछ लिमिटिंग रिएजेंट से ही. तो तरीके समझा दिए ना कैसे करना है. बोलो. पहला तरीका क्या है कि आप दोनों से इंडिपेंडेंटली प्रोडक्ट निकालो, जो कम प्रोडक्ट दे वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा. दूसरा है आपस में ही देख लो, इसके जितने मोल लिए हो उससे इसका कितना चाहिए. अगर उससे ज्यादा तो एक्सेस ये हो गया, ये लिमिटिंग. उससे कम तो ये लिमिटिंग, ये एक्सेस. और दोनों बराबर ले लिए हो तो दोनों के दोनों ही प्रोपोर्शन में लिए गए हैं. दोनों को ही लिमिटिंग रिएजेंट बोल सकते हो क्योंकि दोनों ही खत्म हो रहे हैं. जैसे मान लो 1 मोल 3 मोल ले लो तो दोनों ही प्रोपोर्शन में लिया हुआ है, फिर जरूरत नहीं. 2:4 क्या? 2:4 में तो बोल रहा है, इसको 2 ले ले, इसको 4 ले ले, तो यही है ना लिमिटिंग रिएजेंट फिर. क्योंकि इसके 1 के लिए इसका 3 चाहिए, 2 के लिए 6 चाहिए, तूने लिया. नहीं बचेगा. अरे पागल आदमी, सुनो मेरी बात. सुनो, देखो इसका पता है कंफ्यूजन क्यों आया. अच्छा, इसने क्वेश्चन क्या पूछा पता है कि सर इसको 2 ले लूं, इसको 4 ले लूं तो क्या होगा. तब देखो ये क्या कह रहा है, मैं समझा रहा हूं तुमको. रुक जा यार, मैं समझा रहा हूं तू क्या बोलना चाह रहा है. इसका कहने का मतलब है एक तो 3 के साथ कंबाइन कर रहा है और फिर सर ये भी बच गया, ये भी बच गया, तो फिर दोनों ही क्या हो गए? एक्सेस. ऐसा नहीं है. मैंने कैसे समझाया अभी आपको, ऐसा होगा ही नहीं. आप मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजों को नहीं ले सकते हो. आपने कितना लिया? 2 मोल. अरे, और इसका कितना लिया? हाइड्रोजन का 4 मोल लिया. तो जब आप 2 मोल 4 मोल लोगे तो ये 2-4 मॉलिक्यूल नहीं बचने वाले. नहीं, मोल में देखो अभी तुम्हें दिखा रहा हूं. बताओ, नाइट्रोजन के 1 मोल से हाइड्रोजन का कितना मोल कंज्यूम होता है? तो 2 मोल से कितना कंज्यूम होगा? उतना लिया ही नहीं है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. उल्टा करेंगे आप कि हाइड्रोजन के 3 मोल से नाइट्रोजन कितना खत्म होगा? बोलना. हाँ जी, 3 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल खत्म करे.
तो बताओ 1 मोल हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन को खत्म करेगा? 1/3। कितना लिया था तुमने नाइट्रोजन? ये नाइट्रोजन था और ये हाइड्रोजन था। कितना हाइड्रोजन लिया था? तो 4 मोल कितना करेगा? 4/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ये पूरा खत्म होगा। ये 4/3 मोल बचा, मतलब खत्म होगा नाइट्रोजन। बचेगा कितना? लिया कितना था? 2। बचेगा कितना? 4/3 कर दे, 2/3। अब वो मॉलिक्यूलर लेवल पे तुम नहीं देख पाओगे उस चीज को, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे तो आपको दिख रहा होगा भाई एक नाइट्रोजन के लिए तो 3 नाइट्रोजन चाहिए। मोल जब ले लेते हो तो बहुत बड़ा क्वांटिटी। क्या उसमें 2-4 मॉलिक्यूल बचेंगे नहीं क्या यार? तब भी बचेंगे, उनका कौन केयर करता है? हमें तो ये देखना है कि ओवरऑल खत्म हुआ कि नहीं खत्म। समझ में? तो इसलिए शरारती इंसान, इसलिए 1 2 3 कॉम्बिनेशन नहीं लेते। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? मैं तो नाइट, ये क्लियर हो गया ना? तो इसलिए मैंने बोला सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको दिखाया 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, बट रियलिटी में तो 1-2 मॉलिक्यूल थोड़ी नहीं, 1 ग्राम भी ले रहे हो तो कितने 10 के पावर 22 23 के आसपास मॉलिक्यूल्स रह रहे हैं, बहुत बड़ा क्वांटिटी। तो इसलिए उसमें रिएक्शंस होंगे। लास्ट में 2 4 5 बच भी गए किसी के तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये कौन लिमिटिंग है कौन नहीं। तो इसलिए हमेशा सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आपस में चेक कर लो इसका इसके साथ कितना। एक और तरीका समझाता हूं, ठीक है? लेकिन वो तब जब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप अपना पहले दिमाग लगा लो, फिर उससे भी करेंगे। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है, बहुत जल्दी होगा। लिखो तो, अ रिएक्शन, कंसिडर अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, कंसिडर अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, हाइपोथेटिकली है वो, 2A + 3B फॉर्मिंग C + 4D। 2A + 3B फॉर्मिंग, हाँ। अब इसे पहचानते कैसे कोई रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट का यूज कर रहा है या नहीं? बड़ा आसान है। अगर कोई एक ही दे और बाकी सब पूछ रहा हो तो लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल ही नहीं उठता। दोनों रिएक्टेंट दे दे तो ये आ जाएगा। एक से ज्यादा रिएक्टेंट यूज हो रहे हो और एक से ज्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट को दे दे, फिर वो क्वेश्चन पक्का लिमिटिंग रिएजेंट का है ना। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं कि इसके मैंने 10 मोल लिए थे, और इसके मैंने 12 मोल लिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ A टेकन इज दिस, नंबर ऑफ मोल ऑफ B टेकन इज दिस, और रिएक्शन शुरू कराया। लिखो क्या लिखवाया मैंने? कंसिडर द बैलेंस, हाँ, बैलेंस रिएक्शन 2A + 3B फॉर्मिंग C + 4D। If the reaction is started with, if the reaction is started with taking 10 moles of A and 12 moles of B, taking 10 moles of A and 12 moles of B, then find, सबसे पहला पार्ट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? संभाल के, एकदम सही होना चाहिए सारे पार्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C and D formed, number of moles of excess reagent left, number of moles of excess reagent left। हाँ बेटा, नहीं ऐसा नहीं लिखा मैंने, वो तो मैंने बोला कि इनको स्टार्टिंग में मैंने लिया, मतलब हाँ जी, मतलब एक डब्बे में मैंने A के 10
मोल डाल दिए और बी के मैंने 12 मोल डाल दिए इस डब्बे के अंदर और रिएक्शन करा। ये मतलब है इसका। कितना मोल किसके साथ रिएक्ट करेगा वो तो बैलेंस केमिकल का स्टोइकियोमेट्री बोलता है ना। ये 2 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा, वो तो आप यहां से देखोगे। करो, हो गया। हो गया। बोलो बच्चों, आओ चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट कितने लोगों को बी दिखाई दे रहा है? हाथ उठाओ। वेरी गुड। नहीं दिखा? अच्छा चलो करेंगे बी। ओके, तो पहला तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला ही था। आ जाओ समझते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि आप पहले एज्यूम करो कि आपको सिर्फ एक रिएक्टेंट दिया है, दूसरा नहीं दिया। आप एक से दूसरे को निकालो और बाद में कंपेयर करना जो उनका मोल दिया हुआ था। तो बताओ जी, 2 मोल ए के लिए बी का कितना चाहिए? 3 मोल। तो इसके 10 के लिए कितना गुना हुआ है? 5 गुना। तो इसका कितना होना चाहिए? 15 मोल चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? 15 मोल चाहिए, लेकिन लिया कितना था? 12। कम लिया है ना, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट। या मान लो आप ऐसे नहीं करते, आप इस साइड से इस साइड करते कि भाई मैंने इसका 3 मोल से इसका 2 मोल चाहिए रिएक्ट करने के लिए, तो अगर इसका 4 गुना ले लिया यानी 12 मोल, तो इसका भी 4 गुना लेना पड़ेगा। 8 मोल लिया कितना था? ज्यादा या कम? तो ये एक्सेस, अगर ये एक्सेस तो ये लिमिटिंग होगा। तो बात तो वही घूम फिर करके हुई ना। दिस इज हाउ वी चेक कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ये क्लियर हो गया? तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है जी? बी। कैसे पता किया? सिंस 2 मोल्स ऑफ ए रिक्वायर, कितना चाहिए इसको भाई? 3 मोल ऑफ बी फॉर कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन, इसलिए 10 मोल ऑफ ए रिक्वायर्स 3/2 इंटू 10, यानी 15 मोल ऑफ बी फॉर कंप्लीट reaction, but only 12 moles
of B is taken. This implies that B is LR, limiting region. That's how we are figuring out. और अगर आप उल्टा कर रहे होते तो आप बोलते कि भाई A हमें चाहिए था 8, लिया 10 है, इसलिए A एक्सेस हो गया। A एक्सेस हो गया तो दूसरा क्या हो गया? लिमिटिंग। एक बार ये डिसाइड हो गया ना तो लाइफ इजी हो गया, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि कौन वाकई में खत्म हो रहा है और जो एक्चुअली कंज्यूम हो रहा है वही डिसाइडिंग फैक्टर है सबके लिए। क्योंकि जो ये कंज्यूम ही नहीं हुआ, इससे आंसर निकालोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो अनरिएक्टेड पड़ा रह गया। ये कंज्यूम हुआ ना भी, तो चलो अब पहला वाला आंसर है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सी एंड डी फॉर्म, बता 3 से 1, अरे 3 से 1 बन रहा था तो 1 से 1/3 बनेगा, तो 12 से 1/3 इंटू, मतलब ये 4 गुना बन रहा है तो इसका भी 4 गुना बनेगा। आंसर क्या आ गया? सी 4 मोल एंड डी 16 मोल। क्या वैसे भी कर सकते थे क्या कि ये 3x है, ये x है, ये 4x है, ये सो नो, और 3x की वैल्यू कितनी है 12, तो x कितना आ गया 4, और वही मोल C का है, D का कितना होगा 4 इंटू 4 16 मोल। गॉट इट? समझ में आ रहा है शिफा? क्लियर है? अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, तो हाँ जी इसका निकाल लो ना कि इसका 4 गुना खत्म हुआ तो इसका भी 4 गुना खत्म होना चाहिए। 8 मोल, लिया कितना था 10, तो बच कितना जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A टेकन माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कंज्यूम्ड, और ये कंज्यूम्ड अमाउंट किससे निकालते हैं? B से, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी सब। तो इसके 3 मोल से इसका 2 मोल, तो इसके 12 मोल से इसका 8 मोल कंज्यूम होगा, तो आप यहाँ 8 लिखोगे, और लिया कितना था 10, बच कितना गया 2। दिस वॉज मेथड नंबर 1। अब 2 सिखाता हूं, उस पर ध्यान देना सब लोग, क्योंकि यूज हम लोग जीवन पर्यंत 2 का ही करने वाले हैं। मेथड नंबर 2 जो बताऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं है, सब समझने का, बस लिखने का फेर है, बस सबसे एक ही जगह पे हमें पहुंचा रहा है। करें? बोलिए। सबको समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम किसी को? ना आया? कोई दिक्कत? बड़ा सिंपल सा है वो मेथड। आपको क्या करना है, अच्छे से टेबल बनाना है बस, ठीक है? एक ही बार में खत्म हो जाएगा ये बताओ, इसका 2 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो कंज्यूम्ड अमाउंट क्या मैं इसका 2x लिख सकता हूं, इसका 3x लिख सकता हूं, और इसका प्रोड्यूस्ड अमाउंट x एंड 4। जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको एरो अप, एरो अप का मतलब क्या है? प्रोड्यूस्ड। एरो डाउन का मतलब क्या है? कंज्यूम्ड। गॉट इट? इसके जब तक 2x मोल खत्म होंगे तब तक इसके कितने खत्म हो चुके होंगे? 3x मोल, और तब तक ये कितना पैदा हो चुका होगा? x। और ये सबको क्लियर है? अच्छा, अब किसी टाइम t पे अगर मुझे ये लिखना हो इनके मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स एट एनी जनरल टाइम ऑफ दीज रिएक्टेंट्स A, B, C एंड D, मोल ऑफ A कितना है? तो कितने लोग कहेंगे सर लिया कितना था? 10 मोल। कंज्यूम्ड कितना हुआ? 2x। अरे 10 लिया था, कंज्यूम 2x, तो बचा कितना? 10 माइनस। सबको समझना है? लिया था 10, खर्चे हो गए 2x, बचा कितना? जितना लिया था माइनस जितना खर्च हो गया। खर्च होना मतलब कंज्यूम होना है। B का कितना मोल रह गया भाई साहब? 12 माइनस 3x, लिया था 12, खत्म हुआ 3x। C कितना बच गया? तो C तो पूरा बन ही रहा है, पहले कुछ लिया ही नहीं है, तो वो XC। मोल ऑफ B कितना है जी? 4। अब आप बोलोगे सर आप ना बस
किसी तरीके से x बता दो, हम सारा आंसर निकाल लेंगे। नहीं भाई, x बता दो, सारे आंसर निकल नहीं जाएंगे? x रख दो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सबके मोल आ जाएंगे, एक ही लाइन में सब सॉल्व हो जाएगा। अब उसी को निकालना है, x को निकालना है। तो ये बताओ x पता कैसे चलेगा? a या b में से कोई तो एक पूरी तरीके से खत्म हो रहा है पहले ही, कोई तो एक लिमिटिंग रिएजेंट था, वो खत्म हो रहा है। खत्म होने का मतलब उसका मोल 0। अरे खत्म होने का मतलब क्या हुआ? मोल 0 हो गया, अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। थ्योरेटिकली इसका मतलब क्या है? उसके मोल 0 हो गए। अब हमें नहीं मालूम है कौन 0 हुआ, कौन पहले खत्म हुआ, नहीं पता है। तो एक काम करेंगे, हम सबको 0 से इक्वेट करके उनके x की वैल्यूज निकाल लेंगे। पता, इसको 0 से इक्वेट करो तो 10 माइनस 2x बराबर 0। ये 0 तभी हो जाएगा जैसे ही x 5 पहुंचेगा, और इसको 0 करूंगा तो ये 0 तब होगा जब x की वैल्यू 4 पहुंचेगा। जैसे ही x 4 पहुंचा ये 0 हो जाएगा। तो बताओ पहले कौन खत्म हो रहा है? हाँ जी, जैसे ही x 4 हुआ ये तो भाई साहब खत्म हो गए, ये अभी भी बचा है, क्योंकि x इज इक्वल टू 4 रखोगे 8 आएगा, 10 माइनस 8 करोगे अभी भी 2 मोल बचा रह गया। तो क्या तरीका है निकालने का? कि भाई सबको 0 से इक्वेट कर दो, रिएक्टेंट को, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट को नहीं करने जाओगे, वो कहां। तो रिएक्टेंट को 0 से इक्वेट करो और x की वैल्यू निकालो। जो x की वैल्यू मिनिमम होगी वही लिमिटिंग रिएजेंट को बता रहा है, और जो एक्सेस होगा उसको काट दो, ज्यादा आ रहा है उसको काट दो, क्योंकि वो जब तक x4 हुआ तभी ये खत्म ही हो गया, तो उसके बाद रिएक्शन ही रुक जाएगा। x की ही वैल्यू 4 सब जगह सब्सटीट्यूट कर दो, तुम्हें एक लाइन में आंसर मिल जाएगा। बताओ सी एंड डी कितने आएंगे? ये 4 मिल गया है ना, तो ये 4 मोल, 4 इंटू 4 16 मोल विल बी द राइट आंसर। Substitute this value everywhere, here, here, and here. You will get all the answers in one place. This is a very interesting magical method to figure out limiting reagent. No brainer है ये, बस ये समझना है कि 0, अब तुम लोग इतने बड़ी गलती तो नहीं कर सकते हो कि इसको 0 से इक्वेट करके ये 5 यूज कर लिया, और कभी कर भी दिया तो रख दोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। देखो ना, 5 यहां उठा के रखो, 15 आ गया, 12 माइनस 15 कितना होगा? -3। पॉसिबल है क्या? नहीं ना, इसका मतलब आपने बेवकूफी कर दी है, आप दोबारा चेंज कर लो इसको। हिंट मिल गया आपको एग्जाम में, ठीक है। चले अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के दिन का, एंड फिर हमारा कहानी मोल का कंप्लीट हो जाएगा आज। ओके प्यारे बच्चों, लेट्स डू इट। आपने लिख लेना है, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख लेना है। हाउ एम आई फिगरिंग इट आउट, यू हैव टू राइट इट नाइसली, ओके। Write down a question, everyone.
एक्स्ट्रा है किसी के पास? नहीं। चलो अच्छा बच्चों सुनो, लास्ट क्वेश्चन। यस सर। हाँ जी, देखो देखो जजान, बिल्कुल बात नहीं, प्लीज नो डिस्कशन। हाँ जी, यहाँ पे देखो 4 mole of A when react with 3 mole of B and 5 mole of C, it produces F, 2 mole of F and 3 mole of G. This is a balanced chemical equation given to you. I want the answer in 1 minute, okay? इतना क्विक होना चाहिए. If the reaction is initiated by taking, 10 mole each of A, B and C, 10 mole each of A, B and C, then find पहला LR कौन है इसमें से, लिमिटिंग रिएजेंट. दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F and G फॉर्म्ड. तीसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, रिएजेंट्स लेफ्ट. हाँ हाँ, एक्सेस रिएजेंट जितने भी हैं उन सबके मोल्स निकालने. चलो बेटा एकदम टाइम लो, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है. चलो बेटा करें. देखो इधर ध्यान से, सभी के 10 मोल थे, बताओ इनका 4x कंज्यूम होगा तो इसका 3x और इसका 5x कंज्यूम. पहले हाथ उठाओ कितने लोगों ने ये कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन सही लिखा है. अब उसके बाद अगला स्टेप क्या था, इनके टी टाइम पे कितने मोल बचे रह गए. लिया कितना था 10, बचा कितना रह गया 10 माइनस 4x. ये हुआ ए का मोल. बी का मोल कितना आएगा 10 माइनस 3x. सी का मोल कितना आएगा जी 10 माइनस 5x. अब सबको 0 से इक्वेट करो x निकालने के लिए. तो इससे इसको 0 से किया तो 4x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 2 पॉइंट. इसको 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू 3 पॉइंट और इसको 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू 2. तो लोएस्ट कौन सी है, तो ये LR हो गया. तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ओके जी. अब वही वैल्यू उठा के यहां रख देंगे तो F कितना आएगा 4 एंड G कितना आएगा 6 आएगा. और कौन कौन बचा रह गया, मोल ऑफ A लेफ्ट कितना बचा रह गया जी 10 माइनस 3x. x की वैल्यू कितनी है 2. ये A का 4x है. तो x की वैल्यू कितनी थी 2, तो कितना बचा रह गया 2. नंबर ऑफ मोल ऑफ B लेफ्ट 10 माइनस 3x, 10 माइनस 3 इंटू x की वैल्यू कितना आ गया 4. दैट्स ऑल एवरीवन फॉर द क्लास. अगली क्लास में हम लोग मोलैरिटी, मोलालिटी ये सब पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स. अच्छा जी सुनिए,